गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विनोद वर्मा और आप लोग देख रहे हैं B&B टैक्स। आज फिर से मैं एक ज़रूरत की टॉपिक लेकर के आया हूँ, इनकम टैक्स से रिलेटेड है। आजकल आप लोग अपना ITR फाइल कर रहे होंगे, साथ में आपके पास अगर नहीं किए होंगे तो मैसेज आ रहा होगा, कर दिए होंगे तो इस डिपार्टमेंट से मैसेज आ रहा होगा कि आप अपना ITR फाइल करें, लास्ट डेट के लिए वेट ना करें। साथ में एक मैसेज और आ रहा होगा कि रिटर्न फाइल करने से पहले आप अपना AIS ज़रूर चेक कर लें। आज मैं आप लोगों को इसी AIS के बारे में बताने वाला हूँ कि ये AIS क्या है। एक नया टॉपिक है, नया फैसिलिटीज़ या इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड किया है, जो बहुत ही बढ़िया है और बहुत इम्पोर्टेंट है। एकदम से अच्छा चेंज है, इसको स्वागत करना चाहिए। आज मैं इसी के बारे में बताना चाहूँगा आपको। साथ में एक AIS के साथ साथ एक TIS है, SFT है, ये 3 टर्म्स हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। AIS से पहले का एक ज़माना था जो अभी भी है, 26AS। मैं समझता हूँ आप सब लोग 26AS से वाकिफ़ होंगे, तो हम लोग आगे चलते हैं और AIS के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि AIS कैसे हम लोग ओपन करेंगे। ये देखिए, मैं अपना इनकम टैक्स अकाउंट लॉगिन किया हुआ हूँ। यहाँ पे आप लोग सर्विसेज पे जाएंगे। सर्विसेज में सबसे नीचे देखिए आ रहा है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आगे प्रोसीड करने के लिए कहेगा और अलग विंडो खुलेगा। इसमें ये ऐसा खुलेगा, इंस्ट्रक्शंस, AIS और एक्टिविटी हिस्ट्री। ये हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस को आप एक बार पढ़ सकते हैं। मैं इसके बारे में बता दूं कि इसमें आप वो इन्फॉर्मेशन भी जो है जो 26AS में है, वो पार्ट बी में जो B1 है, वो वहीं से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया है और वहीं से इन्फॉर्मेशन आ रहा है। उसके अलावा भी इन्फॉर्मेशन है जो इन्फॉर्मेशन 26AS में नहीं होता है। SFT के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन इसमें आया हुआ है, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा है जो आपको लगता है गलत है तो उसको आप फीडबैक दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चेंज करके सबमिट करेंगे तो वहाँ पे करेक्शन हो जाएगा। इसके साथ साथ एक TIS है। अब TIS क्या है? वो टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी है जो टैक्स पेयर्स से रिलेटेड है। आप देखिए ये AIS पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐसे खुलता है, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। इसमें जब यहाँ आप देखिए डाउनलोड करने का ऑप्शन है, ये डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये जो JSON यूटिलिटी है, यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे और इसमें चेंज करके और चेंज करेंगे जो ज़रूरत हो। यहाँ फिर आप अपलोड करेंगे, यहाँ से अपलोड करके और सबमिट कर देंगे तो चेंज हो जाएगा और वो चेंजेस जो है यहाँ TIS में भी आपको दिखेगा। अभी AIS, TIS, 26AS ये 3 अलग अलग क्यों है, इसका क्या मतलब है? अभी 26AS है, हो सकता है अगले साल ना हो, क्योंकि AIS देखने के बाद ऐसा लगता है कि 26AS की ज़रूरत नहीं है, बट अभी है। 26AS तो आपको देखना ही है, उसके बाद AIS देखना है। AIS में जो इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उससे आपका टैक्स लायबिलिटी बढ़ता हो। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहला AIS खोल ही लेते हैं, हम लोग खोल के देखते हैं। ये देखिए ऐसा AIS खुलेगा आपको। इसमें सब पार्ट A है। पार्ट A में वो इन्फॉर्मेशन है जो आपका परमानेंट इन्फॉर्मेशन है, लाइक पैन, आधार, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, एड्रेस। पार्ट B में पार्ट B1 है। ये पार्ट B1 में लिखा हुआ भी है, आप अगर पढ़ें तो इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स। ये सेम इन्फॉर्मेशन 26AS में होता है। ये इन्फॉर्मेशन वहीं से आया है इसमें, और 26AS के इन्फॉर्मेशन में 99.999% कोई डिफरेंस नहीं होगा। स्टिल अगर कोई डिफरेंस होता है तो आपको 26AS का इन्फॉर्मेशन लेना है अपने ITR फाइल करने के लिए, और चाहे तो यहाँ पे जो करेक्शन का मैंने प्रोसेस बताया फीडबैक के थ्रू आप करेक्शन कर सकते हैं। ये अगर मेरा देखें तो मेरा बहुत सारा TDS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो ये 10 पेज का है। ऐसे आपका अपना देखेंगे, आपका जो इन्फॉर्मेशन होगा वो देख लीजिए। और उसके बाद फिर एक ये सेकंड पार्ट है SFT इन्फॉर्मेशन, जो आपको दिखेगा B2 में।
ये कह रहा है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन, ऐसे ट्रांजैक्शन जो अलग अलग सोर्सेज से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कलेक्ट करती है। जैसे बैंक को एक रिटर्न फाइल करना होता है, जिससे आपको आपके इंफॉर्मेशन लाइक आपके सेविंग में कितना इंटरेस्ट है, जो टीडीएस वाला एफडी का तो आ जाता है 26AS में, सेविंग में कितना इंटरेस्ट है वो इन्फॉर्मेशन उनको फाइल करना होता है, और वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से AIS में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ आएगा। ऐसे ही अगर आपने अगर फॉरेन करेंसी खरीदा है, तो फॉरेन करेंसी बहुत ज़्यादा खरीदा है तो उसके ऊपर तो टैक्स TCS भी कटता है, वो इन्फॉर्मेशन 26AS में आ जाएगा। अगर वहाँ नहीं आया है तो यहाँ आ जाएगा। अगर आपने कोई घर बेचा है, खरीदा है, ज़मीन बेचा है, तो रजिस्ट्रार जो होता है वहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगा। अगर आपने कोई शेयर खरीदा है, म्यूचुअल फंड खरीदा है, शेयर बेचा है, म्यूचुअल फंड बेचा है, वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ आ जाएगा। और वो इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब ये नहीं है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि टैक्स पे करना है। जैसे आप सपोज समझिए कि अगर म्यूचुअल फंड खरीदा है, वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे होगा, बट खरीदने पे कोई टैक्स पे करना नहीं होता, बेचने पे टैक्स पे करना होता है, और बेचने पे भी अगर प्रॉफिट हुआ हो तो। लेकिन अब यहाँ पूछिए यहाँ क्यों देखना है, तो कई बार आप से यूजुअली आप ट्रेडिंग नहीं करते शेयर मार्केट में, एक आध कभी किया हो, आपको याद नहीं है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के समय, यहाँ देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। अगर आपका प्रॉफिट बनता है तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में उसको दिखाइए और टैक्स पे करिए, अगर लॉस बनता है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करिए, बट दिखाना है। यहाँ देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा और वो आपको दिखाने में सहूलियत मिलेगी। अब ये इसके अलावा बाद का ऑप्शन है पेमेंट ऑफ टैक्सेस। पेमेंट ऑफ टैक्सेस क्या है? ड्यूरिंग द ईयर, जैसे ये हम लोग जो देख रहे हैं और फाइनेंशियल ईयर 2021 का है, असेसमेंट ईयर 21-22 का, इसमें जो आप टैक्स पे करेंगे वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगा। इधर एडवांस टैक्स होगा या सेल्फ असेसमेंट टैक्स होगा, जो भी टैक्स पे करेंगे वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आएगा। मैंने कोई नहीं पे किया इसलिए मेरा खाली है। यहाँ SFTB में मेरा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपका भी नहीं हो, जिसका जैसा वैसे यहाँ पे आना चाहिए था। जैसे मेरे सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत अमाउंट होगा। अब मैं इसमें और आगे आपको सलाह दूं कि अगर यहाँ नहीं आ रहा और स्टिल आपका अगर इंटरेस्ट का अमाउंट है या कोई इनकम है तो यहाँ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको शो नहीं करना है। आपका अगर इनकम आ रहा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना चाहिए। इवन यहाँ पे अगर 1000 रुपये आ रहा है और एक्चुअल इंटरेस्ट आपका 2000 है तो 2000 दिखाना चाहिए। इसमें आपको फीडबैक के थ्रू करेक्शन करना चाहिए। इवन अगर करेक्शन नहीं भी किया तो आपको ITR में 2000 दिखाना चाहिए, क्योंकि आप ITR में ये डिक्लेयर करते हैं कि आपने सारे इन्फॉर्मेशन और सारे इनकम आपने सही भरे हैं। अगर आप 1000 यहाँ पे देख करके 1000 दिखा देते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन गलत होगा। पहले लोग कहते थे कि हमारा पासबुक अपडेटेड नहीं है, वहाँ मशीन नहीं चल रहा, कैसे दूं, वो सारी समस्या अब नहीं है। यहाँ ये सारे इन्फॉर्मेशन और मोर और लेस सही इन्फॉर्मेशन आ रहा है। हो सकता है इस साल थोड़ी कमी है, आगे डिपार्टमेंट इस पे और ज़्यादा वर्क कर रही है और आगे सब कुछ सही इन्फॉर्मेशन होगा। यहाँ से लेकर के इन्फॉर्मेशन आप ITR हम लोग फाइल कर सकते हैं। मैंने पेमेंट ऑफ टैक्स का बताया। ये डिमांड एंड रिफंड ड्यूरिंग द ईयर, ये देखिए डिमांड एंड रिफंड का अलग अलग है। डिमांड पे क्लिक करेंगे तो डिमांड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शो करेगा। मेरे में कुछ नहीं है इसलिए यहाँ नहीं दिख रहा है। ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई डिमांड रेज किया हो डिपार्टमेंट ने तो यहाँ पे आएगा, और अगर रिफंड आया है वो रिफंड आएगा। मेरा रिफंड भी नहीं पिछले साल कोई आया है तो रिफंड नहीं आ रहा है। ये रिफंड में इंटरेस्ट का अमाउंट भी होगा, और आप सब जानते ही होंगे कि रिफंड के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो हर एक लोगों के हैंड में टैक्सेबल होता है और उस पर टैक्स पे करना होता है। तो ये अमाउंट यहाँ से लेकर के और आप दे सकते हैं। इसके अलावा ये अदर इन्फॉर्मेशन है। ये अदर इन्फॉर्मेशन में बहुत सारे जो या इतना जो मैंने पहले बताया उससे अलावा जो इन्फॉर्मेशन है वो अदर इन्फॉर्मेशन में आता है। एक इन्फॉर्मेशन मैं बताऊं कि जैसे आपने अपना घर किराया पे लगाया हुआ हो तो जो रेंट पे कर रहा है आपका टेनेंट, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ आता है। अब आप पूछ सकते हैं कि वो रेंट यहाँ पे कैसे आएगा। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे आता है। जो आपको रेंट पे कर रहा है आपका टेनेंट, वो आपका से रेंट रिसीट लेता है या नहीं भी लिया तो वो अमाउंट डिक्लेयर करता है अपने एम्प्लॉयर को जहाँ वो नौकरी कर रहा होता है। अपने एम्प्लॉयर को ये डिक्लेयर करता है कि मैं इस एड्रेस पे रह रहा हूँ और ये मकान मालिक है, उसका पैन ये है। अब वो HRA का जब एग्जाम्पशन लेता है तो वहाँ पे आपका पैन उसका एम्प्लॉयर डालता है, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से यहाँ पे आ जाता है।
हो सकता है उसमें गलती हो कि आपको किराया उसने 1 लाख दिया हो और वहाँ पे 75,000 ही दिख रहा हो। ये आप चेंज कर सकते हैं। कई बार कई एआईएस में मैं ये देखा हूँ कि वहाँ पे उस कंपनी का पैन आ रहा होता है और लगता है जैसे कंपनी को आपने अपना घर किराया पे दिया है। वो इन्फॉर्मेशन भी चेंज कर सकते हैं आप टेनेंट का नाम लिख के, और जब किराया का अमाउंट कम आ रहा है वो आप ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है इसमें, वो ये है कि अगर आप अमाउंट कम कर रहे हैं, जैसे सपोज करिए वहाँ पे अमाउंट 1 लाख दिख रहा है, आप उसको 50,000 करना चाहते हैं, तो ये इंश्योर कर लीजिए कि वो अमाउंट 50,000 ही है। अगर 50,000 नहीं हुआ तो डिपार्टमेंट क्वेरी 99.99% डिपार्टमेंट से आपको पूछा जाएगा कि ये आपने चेंज किया है, क्यों किया है। कम करने पे तो पूछना ही पूछना है, ज़्यादा कर रहे हैं तो 99% आपके पास कोई क्वेरी नहीं आएगी। तो आपसे जब पूछा जाए तो आप उसका रिप्लाई प्रॉपर करें कि ये इतना ही है और ये प्रूफ है हमारे पास कि मेरे पास रेंट 50,000 ही आया है। तो ये आपको देखना है। इसके अलावा अभी मैंने बताया कि एआईएस के बाद आपको टीआईएस देखना है। एआईएस और टीआईएस में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एआईएस से ही वो इन्फॉर्मेशन जो टैक्स पेयर से रिलेटेड है और जो आईटीआर से रिलेटेड है वो इन्फॉर्मेशन टीआईएस में अपने आप ऑटो पॉपुलेटेड ट्रांसफ़र होता है। जब आप कोई चेंजेस, जो मैंने चेंजेस का प्रोसेस बताया, वो चेंजेस टीआईएस में करने का ऑप्शन नहीं है, वो एआईएस में करने का ऑप्शन है। अगर आप एआईएस में फीडबैक के थ्रू चेंज करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन अपने आप यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। मेरा और कोई डिटेल नहीं है, केवल बिजनेस से रिलेटेड डिटेल है। वो देखिए अमाउंट आ रहा है और यहाँ पे उसका ड्राइव्ड वैल्यू आ रहा है, जहाँ इसने इसी एआईएस से लिया है। अब आपको देखिए कि ये एआईएस टीआईएस से क्या होगा आगे। आपने सुना होगा कि ITR 1 ऑटो पॉपुलेटेड होता है। ITR 1 में सारे ITR में ऑटो पॉपुलेट, बट ITR 1 आप ITR 1 2 आप ऑनलाइन फाइल कर लेते हैं, ITR 3 फाइल नहीं कर सकते हैं, 4 कर लेते हैं। तो जो ऑटो पॉपुलेटेड अमाउंट जो आता है वहाँ पे सबका 26A से आता है। अब जो है वो TIS से आएगा, 26A से नहीं आएगा। मैं पहले ही बताया कि हो सकता है कि अगले साल 26A को ख़त्म कर दिया जाए, बट अभी है ये TIS से सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जाएगा। पहले आप लोग सुना होगा कि GST में ये होता था ऑटो पॉपुलेटेड। GSTR 1 आपने फाइल किया और आपने जिससे परचेज किया है उसने अपना GSTR 1 फाइल किया, तो ITC की डिटेल आपके 2A और 2B में ऑटो पॉपुलेटेड आ गया वहाँ से। फिर जो आपने GSTR 1 फाइल किया है और 2B है, उससे 3B में अपने आप सेल की फिगर आ गई और आपका ITC आ गया और फिर 3B फाइल कर लीजिए। सेम यहाँ पे है, आपका AIS से TIS में जाएगा, TIS से आपके ITR में जाएगा और ITR फिर आप अपना फाइल करिए। ये सब आपकी सहूलियत के लिए है, बट आपकी सहूलियत के साथ साथ सरकार की भी सहूलियत है। आप जो इनकम जो छिपाते थे वो आप नहीं छिपा सकते। और मैं तो ये कहूँगा कि इवन इसमें कोई गलती रह गई हो, यहाँ पे कम है, तो भी आप अपने इनकम पूरे डिक्लेयर करें, क्योंकि आप साथ में इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो आप डिक्लेयर करते हैं कि मैं सारा इन्फॉर्मेशन अपना दे रहा हूँ और सब कुछ सही है। तो ये प्रोसेस है और मुझे लगता है कि AIS, TIS, SFT 26AS से रिलेटेड सारी बातों को हम लोगों ने डिस्कस किया है। स्टिल कोई इन्फॉर्मेशन रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं भरसक कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। वैसे भी आप लोग कोई कमेंट करते हैं, कुछ पूछते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। हमारा एक फेसबुक का पेज भी है B&B टैक्स, उस पर भी हम लोग GST, इनकम टैक्स से रिलेटेड, इनकम टैक्स केस लॉ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं। आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा। और आप लोग मेरे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।